Good morning, everyone. Good afternoon, good evening. हम्म आपका टॉपिक चल रहा था चैप्टर 5 स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन बैच DI 1 and 2 lecture number 26. लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स किए थे और उन टॉपिक्स को लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था। जैसे स्ट्रैटेजिक चेंज के बारे में बात की थी लास्ट क्लास में, बहुत डिटेल में हमने। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है कि अगर किसी कंपनी को कोई सडन कुछ चेंज होता है, कुछ अपडेट करना होता है, कोई चेंज इनिशिएट करना होता है, उसको इनकॉर्पोरेट करना होता है कंपनी में, तो उसको क्या करना पड़ता है? कुछ स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स में उसको इंक्लूड करना पड़ता है। पहले तो रिकॉग्नाइज करना पड़ता है नीड फॉर चेंज, कि चेंज की जरूरत क्यों है। दूसरा, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज, माहौल बनाने वाला सिस्टम। और लास्ट स्टेप पे फिर आप क्या करते हो? इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंजेस। यहां पे चेंज इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। उसके बाद आता है कर्ट लिविंस मॉडल ऑफ चेंज। इन्होंने अपना तरीका बताया कि 3 तरीके से चेंज को अडॉप्ट किया जा सकता है। पहले, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। मतलब क्या होता है इसका? कि चेंज क्यों जरूरी है, ये सब बताना, अवेयर करना, ताकि लोग तैयार रहें ओल्ड बिलीव्स को छोड़ने के लिए और नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। सेकंड पे फिर आपका क्या आता था? चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन। सेकंड पे आपका आता था चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन, मतलब नई सिचुएशन के लिए आप चेंज हो रहे हो। और उसमें 3 बातें आई थी, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। उसके बाद रीफ्रीजिंग द सिचुएशन, मतलब चेंज बिकम्स अ नॉर्मल डे टू डे लाइफ हो गया। ये 3 चीजें आपने कल, ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में आपने किया हुआ था। अब इसके बाद इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं और इसको हम कवर करेंगे। और इसके बाद अब जितनी भी क्लासेस होंगी एसएम की, वो आपकी लाइफ चेंजिंग क्लास होगी। मतलब ये चैप्टर आज खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं कुछ लेक्चर्स लूंगा, 4 से 5 लेक्चर्स लूंगा, जिसमें उस दिन एक ही चैप्टर का टारगेट होगा। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया और 10 नंबर का आएगा पेपर में, तो पहले तो मैं रिवाइज करवाऊंगा पूरा चैप्टर। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मई में या सितंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आने वाला है, कि कौन सा तुम्हें लिख के प्रैक्टिस करना है और क्या क्या उसमें लिखोगे। राइट? तो अब इससे क्या होगा कि तुम्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा, क्लियर रहेगा मुझे लिखना क्या है, क्या क्या आएगा, पेपर में आने के चांसेस किसके हैं, और कौन सा ऑब्जेक्टिव के एंगल से पढ़ना, कौन सा कैसे पढ़ना। अब पेपर जब मैच करोगे तो पूरा पेपर वहीं से होगा, हर एक क्वेश्चन मैच कर जाएगा, बुक में टिक लगाते रहना साथ के साथ। तो पूरा आपका ओवरऑल एक बार धमाकेदार तरीके से पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? तबाही। ठीक? तब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भैया 35 नंबर तो मेरे मिनिमम एसएम में आ ही रहे हैं, तो 35 यहां मार दिया, एफएम में 30-35 मार दिया, 70, रिजल्ट ही क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन छोड़ो, रिजल्ट ही क्लियर हो गया।
क्योंकि 20 नंबर की बढ़त लेना बहुत बड़ी बात होती है किसी सब्जेक्ट में, और सीए में वही जानता है जो दिया हो पेपर। 20 नंबर मतलब पूरा ग्रुप निकल जाता है। समझा? मेरी कोशिश यही है कि मैं जितने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेके चल रहा हूं, मतलब जहां जहां मेरी इन्वॉल्वमेंट है, उस पेपर में एग्जाम्शन देखना चाह रहा हूं। तो 2 पेपर में भी 70-70 आ गए, उतना तो तुम ऐसे ही करके ले आओगे। मतलब बहुत ग्रुप निकल, रैंक होल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, वो तो सब में मार देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ध्यान रखना। उम्मीद जिंदा है तो बंदा जिंदा है। उम्मीद जिंदा रख, तेरे हिस्से की तकदीर जिंदा रख, तरकस के हर तीर को भी जिंदा रख, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको निकाला जाएगा। चलो, अब एक बार, अब इसमें रिमेनिंग टॉपिक्स देखते कि जो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर बचोगे तो फिर कैसे रचोगे। सबसे पहले एक बहुत जनरल टॉपिक्स है, मैं आईसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को चैप्टर 1 में डालना चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि आपने अगर चैप्टर 1 पढ़ा हो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन कहां लिखी हुई थी? एसएम इज द प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज, याद आ रही वो डेफिनेशन? विच इज अंडरटेकन बाय द मैनेजर्स, ताकि हम बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में आ सके। वहां लिखा हुआ था ना। तो कायदे से जब डेफिनेशन वहां लिखी हुई है तो उसके स्टेजेस कहां लिखे होने चाहिए एसएम के? थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। अगर डेफिनेशन एसएम की वहां लिखी हुई है तो उसकी स्टेजेस भी प्रैक्टिकली कहां लिखी होनी चाहिए? उसी के साथ। और मैं आपको बता दूं, जब पुराना सिलेबस था आपका तो ये चीज फर्स्ट चैप्टर में थी। कहां पे थी? तो अभी जब नया बना तो 8 चैप्टर को 5 में कन्वर्ट किया गया, तो इधर उधर करने के चक्कर में एक यहां पे लाके रख दिया इंस्टीट्यूट में। बट मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब आप पढ़ोगे, एसएम की डेफिनेशन पढ़ा, वहां पे स्ट्रेटजी पढ़ा, पूरा खटैक से आपको ये वाला टॉपिक पढ़ लेना उसके साथ। स्मार्ट स्टडी, ये नहीं कि उसको बाद, इसको साथ में कनेक्ट, बहुत गजब का समझ में आ जाएगा। वो कुछ है ही नहीं इसमें, वो अभी आप अपने आप समझ जाओगे। देखो, कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्टेजेस कितनी है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्टेजेस कितनी है? देखो, सबसे पहली स्टेज पे एसएम में हम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं क्या? स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कलेक्टिवली एक सेंटेंस बोल दूं अगर तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो सबसे पहला काम क्या है एसएम का? डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट में तीनों चारों चीजें आ जाएंगी, मतलब विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, सब। समझ में आ रहा है क्या? मुझे एकदम करेक्ट करते चलना। दूसरा, अब आपने पहले स्टेप पे डेवलप कर लिया स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, विमोसा, सब कुछ। सेकेंड स्टेप पे फिर मेरा काम रहेगा, एसएम का सेकेंड स्टेजेस का काम है एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। 2 वर्ड यूज किए गए हैं, एनवायरमेंट को एनालाइज करना और ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना। इसको कट शॉर्ट बोलो इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? लिखा ये है लेकिन एक्चुअल मतलब वही है। आउटसाइड कंपनी अगर चेक करना है तो एक्सटर्नल एनालिसिस, कंपनी के अंदर इंटरनल एनालिसिस सेकंड पे। दूसरा एसएम का काम क्या होता है? एनालिसिस करना। किसका? एनवायरमेंट का और ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। थर्ड स्टेप पे, तीसरी स्टेज में हमारा काम क्या होता है? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना, मतलब स्ट्रेटजीज बनाना। स्ट्रेटजी बनाने से ही सारा काम हो जाएगा या उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा? उसके लिए फोर्थ स्टेप, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। और सबसे लास्ट स्टेप, सब लोग मुझे बताओगे लास्ट स्टेप जरूरी क्यों है? क्योंकि अभी ऐसे में इतना पढ़ चुके हो कि दिमाग में ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा आपके। लास्ट स्टेप जरूरी क्यों है? कह रहा है एसएम की लास्ट स्टेज यही है, इवैल्यूएशन करना स्ट्रेटजीज को, एसएम को, प्लस कंट्रोल भी करना। क्या कंट्रोल? अगर कोई डेविएशंस हो रही हैं
तो उसको कंट्रोल करना, करेक्ट करना, राइट। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर से लेके बता दोगे डेफिनेशन। फिर पूछेगा कितनी स्टेजेस होती हैं, तो क्या बोलोगे? पहली स्टेज पे हम क्या काम करते हैं? स्ट्रेटेजिक इंटेंट डेवलप करते हैं। सेकेंड स्टेप पे दोनों। थर्ड पे फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटजी, उसका इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है। तीसरा भी इससे रिलेटेड है, फॉर्मुलेट किया, इंप्लीमेंट किया और इवेलुएट किया, और अगर इवेल्युएशन के टाइम पे हमें कुछ डेविएशंस दिखी तो उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। दैट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टेजेस। वही सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं, जितनी चीजें देखो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए इस पे देखो। ऑन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या? ये देखो वही बात बोल रहा है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर क्या चल रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर। और ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में क्या हो रहा है, हमारे जो रिसोर्सेज है टेक्नोलॉजी, उनकी इंटरनल की बात कर रहा है। स्वॉट एनालिसिस सुना है, वो सब। फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजी में क्या हो रहा है, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं हम फर्स्ट स्टेप में, इंप्लीमेंटेशन में कंट्रोल कर रहे हैं, और लास्ट स्टेप में इवेल्युएशन हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट। अब आगे आते हैं, अपने एक लाइन पढ़ी थी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन वर्सेस स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, ये वाला, ये पढ़ा था मैंने, बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के एंगल से। कभी भी 5 नंबर का फ्लैट क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंस क्या है, और मैंने साइड में ये देखो इसकी बेसिस ऑफ डिफरेंस भी लिखवा दिए थे कि आपको बस बेसिस ऑफ डिफरेंस याद रखना है, पेपर में आप छाप डालोगे इसी के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कुछ टॉपिक्स पे, इस पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेशन प्लानिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें देखना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एक वर्ड है ऑपरेशनल प्लानिंग, दो है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और दूसरा क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग। कभी भी दोनों में से किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स पेपर में पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ऑपरेशनल प्लानिंग के। देयर इज हाई चांसेस कि पूछ ले इंस्टीट्यूट। तो हमें भी लिखना वही है जो बॉक्स में लिखा है यहां पे, इसी को सार बना लेना है। यहां लिख लो क्वेश्चन एरिया। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 नंबर में पूछ ले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, 2 नंबर पूछ ले ऑपरेशन, मतलब 5 नंबर में दोनों ही पूछ ले कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ ऑपरेशनल प्लानिंग के, कैरेक्टरिस्टिक बताओ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी खूबियां क्या है, पहले ये देखो। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप करते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके फायदे क्या है। शेप द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इट्स रिसोर्स, शेप द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज, एक शेप देता है, एक वे देता है, पहला फायदा कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा एसेस करता है, क्या एसेस करता है, इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कंपनी के ऊपर। तो दूसरा कीवर्ड है एसेस। थर्ड होलिस्टिक व्यू लेता है पूरी कंपनी का, क्या लेता है, ये सब कीवर्ड्स हैं जो मैं कर रहा हूं, यही आपको याद रखना है पेपर में। होलिस्टिक व्यू लेता है ऑर्गेनाइजेशन का। डेवलप क्या करता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। किससे रिलेटेड होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म सक्सेस। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सीनियर मैनेजमेंट। आज ही इसका टॉपिक पॉइंट बना डालो ताकि पेपर में आपको सेकंड लगे इसमें आंसर देने में। पहला, ये क्या शेप किसको शेप देता है, ऑर्गेनाइजेशन को, उसके रिसोर्सेज को। क्या एसेस करता है, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। कौन सा व्यू लेता है, पूरा कंप्लीट व्यू। अब बहुत इजी पॉइंट शुरू हो जाएंगे। क्या डेवलप करता है,
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सिर्फ दो ही हैं, पहला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और दूसरा गाइड करना ऑर्गेनाइजेशन को, यही है। तो यहां क्या कह रहा है, डेवलप करना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज। और ये किससे रिलेटेड है, कंसर्न मतलब रिलेटेड है लॉन्ग टर्म सक्सेस कंपनी की। और लास्ट में किसका काम है ये, तो पॉइंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में 6, दैट्स इट। पेपर में आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है, ज्यादा सोचना नहीं है कि भैया ये शेप देता है ऑर्गेनाइजेशन को, एसेस करता है, होलिस्टिक व्यू रखता है, डेवलप करता है ओवरऑल स्ट्रेटजी, और बाकी और पॉइंट तो बच्चों वाले रिलेटेड है लॉन्ग टर्म से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पहला ही चैप्टर बता रहा था आपको सीनियर मैनेजमेंट का। अब आ जाओ ऑपरेशनल प्लानिंग पे, ये तो थी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग डील्स विद करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, किससे डील करता है, करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कंपनी में जो करंट रिसोर्सेज है उनसे डील करता है। ये डेवलप करता टैक्टिक्स रेदर देन स्ट्रैटेजी। ऑपरेशनल प्लानिंग का मेन फोकस किस पे होता है, टैक्टिक्स पे, चाल पे, तरीके पे, रेदर देन स्ट्रैटेजी। क्योंकि स्ट्रैटेजी वाला पार्ट किसमें कवर हो गया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। थर्ड, प्रोजेक्ट्स करंट ऑपरेशन इनटू फ्यूचर, क्या प्रोजेक्ट्स करता है, करंट ऑपरेशन इनटू फ्यूचर्स। मेक मॉडिफिकेशन टू बिजनेस फंक्शन बट नॉट फंडामेंटल चेंज। मेक मॉडिफिकेशंस किसमें चेंजेस करता है, स्ट्रेटजी ऑपरेशनल प्लानिंग में किसमें चेंज किया जाता है, बिजनेस फंक्शन, बिजनेस के काम करने के तरीके में चेंज कर सकते हो, लेकिन जो फंडामेंटल चेंजेस हैं वो नहीं होगा। अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेशनल प्लानिंग, फंक्शनल मैनेजर। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला क्या डील करता है, करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स कहां यूज हो रही है। सेकंड फोकस करता है किस पे, टैक्टिक्स पे रेदर देन स्ट्रेटजी पे। थर्ड क्या प्रोजेक्ट करता है, करंट ऑपरेशन इनटू फ्यूचर, किसमें चेंज किया जाता है, इसमें बिजनेस फंक्शन में चेंज कर लो कोई दिक्कत, लेकिन फंडामेंटल चेंजेस नहीं होंगे। और सबसे इजी लास्ट पॉइंट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों में कंपैरिजन भाव अगर देखो तो एक कंपैरिजन हो गया, क्लियर हो गया, दोनों में समझ में आ गया, पेपर में आएगा लिख लोगे, क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग बताओ, या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ट्रांजैक्शनल लीडर बताओ, या स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन बताओ। इनमें से तीनों में से एक क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में आपको, तीनों लिख लिख के तैयार करना है आपको इन तीन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और, अगर किसी कंपनी को स्ट्रेटेजिक चेंज अपनी कंपनी में लाना है, नया सॉफ्टवेयर लेके आना है, तो दो तरीके थे, एक नॉर्मल बताया, एक राइटर ने बताया, कर्ट लेविन में 3 बताया, कर्ट लेविन मॉडल, अनफ्रीजिंग सेकेंड, और लास्ट में रीफ्रीजिंग। 3 सिचुएशंस थी। और नॉर्मल सिचुएशन में कैसे हो रहा था, सबसे पहले चेंज लेके आते हैं तो क्या होता है, पहले क्या करते हैं, नीड फॉर चेंज, सेकेंड पे फिर विजन देते हैं, माहौल बनाते हैं, और लास्ट में इंटरनलाइजेशन, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट है वो, ये तैयार हो गया सबको, इंपॉर्टेंट है ये भी। स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन ये आपने किया हुआ है, दोनों में कवर हो जाएगा ये रहा। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कहाँ गया, पहले ये कर लेते हैं, ये आपने किया है कि नहीं किया, अच्छा किया है, अच्छा हाँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर, वो कहाँ गया, हाँ ये है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वर्क करता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है यूजिंग द टेक्नोलॉजी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना। कह रहा चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांजिशन, चेंज लेके आना है लेकिन डिजिटल ट्रांजिशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर लेके आना है आपको, तो इसके 4 असेंशियल एलिमेंट्स हैं, 4 तत्व हैं अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप चेंज लेके आना चाहते हो डिजिटली। पहला तत्व क्या है? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, असेस करो करंट स्टेट ऑफ प्रॉब्लम और उनमें गैप्स क्या है ये निकालो। थर्ड पे क्रिएट करो रोड मैप फॉर चेंज, और लास्ट में इंप्लीमेंट कर दो और मैनेज करो चेंज एट एवरी लेवल। बहुत सिंपल है। अब आते हैं इसमें कुछ चीजें, यहां पे सब लोग लिख लो इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन चेंज इन मैनेजमेंट 5.3 पे, ये जो है चेंज मैनेजमेंट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये वाली लाइन, द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस आर। चेंज मैनेजमेंट स्टडी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई मीडियम एंड स्मॉल साइज का बिजनेस है तो उसमें 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है डिजिटल ट्रांजिशन के, ट्रांसफॉर्मेशन के। पहला तरीका क्या है? बिगिंस एट द टॉप। मतलब क्या? अ फोकस इन्वेस्टेड यूनाइटेड लीडरशिप ऑन द सेम पेज अबाउट द कंपनीज फ्यूचर रिफ्लेक्टिंग चेंज बिगिंस एट द टॉप, कि पहले जो चेंज की शुरुआत हो वो टॉप से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए? कंपनी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं। अगर देश में स्वच्छता अभियान जो लॉन्च किया गया था इंडिया में, तो पीएम ने भी तो झाड़ू उठाई थी। क्यों उठाई थी? सोचो एक बार। क्योंकि वो झाड़ू लगाते हैं? नहीं, क्योंकि वो सच एक मैसेज दे रहे थे पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया को, कि यार जब मैं पीएम होके लगा सकता हूं तो तुम क्या हो। समझ में आ रहा है कि जब मैं पीएम हूं, मैं ये हूं, सारा जितने ऑफिसर्स है टॉप क्लास के, जितने मिनिस्टर्स थे, सब पहले झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि बदलाव शुरू होता है टॉप अथॉरिटीज से। स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे यहां पे अगर कोई चेंज लेके आना है डिजिटल, तो सबसे पहला कह रहा है शुरुआत कहां से होगी? बिगिंस एट द टॉप। और ये कल्चर क्या करेगा? फिर मोटिवेट करेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। अरे यार जब वहां से हो रहा था, क्या समझ में आ रहा? पहले बिगिनिंग कहां होगी? स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए कह रहा है सबसे पहले बिगिंस करो, शुरुआत करो कहां से? टॉप से। इंश्योर दैट द चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड, ये भी सुनिश्चित करो साथ में कि जो चेंज है जरूरी भी है और डिजायर्ड भी है। रिड्यूस द डिसरप्शन, एम्प्लॉइज परसेप्शन ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, डिजायर्ड चेंज में डिफर बाय रैंक एंड, हर एम्प्लॉय की सोच अलग हो सकती है, पियून अलग सोच सकता है, उससे ऊपर ऑफिसर अलग, हर पर्सन का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। यस या नो? यस। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा एम्प्लॉय। कैसे? गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली एंड प्रिपेयर सम इंटरप्शंस, कि हमें पहले ही तैयार बैठना है कोई इंटरप्शन के लिए। मतलब क्या? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को पहले लेके बैठना है। आपने देखा कई कंपनीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, उस पर पहले वर्क करके बैठी रहती है। जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो उससे पहले उनका आंसर होता है, कि उनको पता है कि मैक्सिमम क्या क्या क्वेश्चन इससे पुट ऑन हो सकते हैं, उस पर वे एफएक्यूज बना देते हैं। देखा होगा ये चीज। तो वही कह रहा है कि गेटिंग द वर्ड आउट एंड प्रिपेयर सम इंटरप्शन, पहले से तैयार रखो। गिविंग स्टाफ द नॉलेज एंड टूल्स दे नीड टू एडजस्ट चेंज, स्टाफ को नॉलेज दो, टूल्स दो। क्रिएटिंग एनवायरमेंट दैट इनकरेज ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा माहौल बना दो कंपनी में कि चेंज को क्या करें? एक्सेप्ट करें। एम्पावरिंग द चेंज एजेंट एंड इंश्योरिंग आईटी डिपार्टमेंट इन्फॉर्म चेंजेस इन, आईटी डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए कंपनी की। एनकरेज कम्युनिकेशन,
क्रिएट अ चैनल सो दैट वर्कर्स में कॉन्टेक्ट यू विद क्वेरीज कंप्लीट। अगर कोई उनकी डाउट है, जैसे तुमने सॉफ्टवेयर तो लगा दिया, डिस्प्ले चेंज कर दिया, लेकिन भैया कोई क्वेरी आ रही है, वो बंदा सॉफ्टवेयर पे ही दिक्कत हो रही है उसको चलाने में ही, तो शुरू में तो आईटी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सुन रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। मतलब आपको ये फील करा देना है कि जो चेंज है ये जरूरत है, नॉर्म्स है, प्रिंसिपल्स है, नॉर्म्स, एक्सेप्शन नहीं है कोई। मतलब नीड ऑफ एन आर है, कहने का मतलब है वो हमारे लिए आवश्यक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कौन कौन से तरीके? फास्ट 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कौन कौन से हैं? पहला, चेंज टॉप से बिगिन होता है। दूसरा कह रहा है इंश्योर करो कि चेंज जरूरी भी है, डिजायर्ड भी है। थर्ड, रिडक्शन कम करो, जितना डिसरप्शन हो वो कम करो। एनकरेज करें कि लोग कम्युनिकेट करें। और लास्ट में, रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शंस। ये लाइन। हाउ टू मैनेज चेंजेस ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ऊपर अभी 5 पॉइंट्स पढ़े, ये मिड साइज और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। अब कह रहा यहां भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें हम चेंज कैसे मैनेज करेंगे? सम पॉइंटर्स। पहला, स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या स्पेसिफाई करोगे कि भैया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस कंपनी में। पहला। दूसरा, ऑलवेज 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 कम्युनिकेट, प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन चलना चाहिए। बी रेडी फॉर रेसिस्टेंस। ये क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? बी रेडी फॉर रेसिस्टेंस का मतलब, अगर विरोध उत्पन्न हो रहा है उस चेंज का तो उसके लिए कंपनी को पहले ही तैयार होकर रखना है। फोर्थ, चेंज को ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करो। व्हाट डू मीन ग्रेजुअली? धीरे धीरे। जैसे आपका ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस आया है तो आपने देखा होगा ओल्ड सिलेबस वालों को भी एक आधा अटेम्प्ट दे दिया गया होगा। अचानक से नहीं कि आज रात 12 बजे से, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज बताओ, आज आपका न्यू सिलेबस चल रहा है, अचानक से अभी आप तैयार कर रहे हो मई अटेम्प्ट के लिए, सितंबर के लिए, और अचानक से रातों रात एक फैसला आता है कि अब ये हो जाएगा, तुम्हारे में ये ऐड हो जाएगा, सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ। क्या होगा फिर उसका इम्पैक्ट? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डियर आईसीआई, ऐसे चलता रहेगा। यही चलेगा। अगर बगावत करना बागी है तो मेरा नाम बगावत है, ये सब चलेगा वहां। तो आईसीआई में ऐसे चलता है ना। फिर जब कई लोग बगावती सुर लेके जाते हैं तो कई बार कैंपेन जब लॉन्च होता है, साडा हक अथे रख साडा, अब गिटार भी लेके जा रहा है कोई, क्या बन के घूम रहा है? ना 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 ना, वो रणबीर कपूर बन के कोई लुक लेके गया हुआ है, और गिटार में ही वही आग लगा दिया इसे एक सामने, ना 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 ना, ये चल रहा है वहां। साडा हक अथे रख अथे अथे रख, ऐसे चल रहा है। और गाना शुरू हो रहा है, तुम लोगों की इस दुनिया में तुम करते हो जो वो सही, और हम कुछ भी करें तुम कहते हो गलत। साडा थे रख, वो ऐसे चल रहा है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो भैया जब वहां पे ये चीज नहीं हो सकती तो यहां पे भी तो कह रहा है कि अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करत फोर्स कर चेंजेस ग्रेजुअली लेके आओ, फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो, ऐसे मत करो, परेशानी हो जाएगी। ऑफर असिस्टेंट ट्रेनिंग। तुम सॉफ्टवेयर लेके आए हो लेकिन कह रहे हैं कि तुम लोग खुद सीखना। कंपनी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्म कर दिया। सपोज दैट एक एक्स कोई सॉफ्टवेयर था, एग्जांपल, मतलब सॉफ्टवेयर ए यूज कर रहा था, तुम सॉफ्टवेयर डी लेके आ गए, लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई असिस्टेंस नहीं, तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? हाय हाय तो करेंगे, हाय हाय तो करेंगे, फिर कंपनी कुछ टाइम बाद क्या करेगी? हाय हाय ये तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि काम ही नहीं हो पाएगा। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटपुट नहीं निकलेगा, तो वो एम्प्लॉय एसेट्स की जगह क्या बन जाएंगे? लाइबिलिटी बन जाएंगे।
कुछ देर चलाएंगे, उसके बाद वो गप्पे लड़ाएंगे बैठ के। क्या क्या बोलेंगे? इम्प्लीमेंट तो कर दिया कंपनी ने, चलो चाय पीते हैं। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज क्या जाए, कैफेटेरिया में जाएंगे, चाय पियेंगे और क्या बोलेंगे? बताओ कोई बात है, सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया, सॉफ्टवेयर लिया है, तुझे आ गया क्या चलाना, तुझे आ गया क्या चलाना, तुझे आ गया क्या चलाना। अब ऑफिस किस में कन्वर्ट हो गया है? फिर वहां भी एक सिचुएशन बनने वाली है थोड़ी देर बाद, ना 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 तो वहां भी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो ध्यान रखना, साडा एक एथेरक यहाँ भी हो सकता है। तो अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज करना है, देखो ये आपकी एडवाइस का भी पार्ट होगा। अगर किसी कॉर्पोरेट में जाते हो और चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर आप होते हो वहां के, या चीफ टीम का हिस्सा होते हो, कोई चेंज मैनेज करना, कोई कंपनी आपसे पूछ रही है कि सर हम ये सॉफ्टवेयर या ये चीजें डिजिटली इसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आपकी क्या राय होगी, इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करें? तो पहले स्टेप उनको गाइड करोगे। सबसे पहले क्या पूछोगे, पहला क्वेश्चन उनसे, भैया तुम्हारा एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? उसने बता दिया एम ये है कि कम टाइम लगता है, टाइम बचता है, दूसरा फायदा है कि थोड़ा इकोनॉमिकल, ये सब पता चल गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछोगे, कम्युनिकेशन क्या होगी, क्या स्पीडियर कम्युनिकेशन है, अगर किसी कुछ नहीं तो बताएगा हाँ। रेसिस्टेंट, अगला क्वेश्चन क्या पूछोगे उससे, कि जो ये अगेंस्ट में लोग हैं, डिसेंटिंग लोग होंगे, विरोध में खड़े होंगे उस सॉफ्टवेयर के, उनके लिए क्या प्लान है तुम्हारे पास? अगली एडवाइस क्या दोगे? रटना नहीं है, समझते हुए। अगली एडवाइस क्या दोगे कि सुनो सर, चेंज को क्या करना है, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना। और लास्ट स्टेप जल्दी बताओ, कि बस सॉफ्टवेयर लेके नहीं आना है, साथ में क्या करना है, असिस्टेंट और ट्रेनिंग भी देना है, तब जाके। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, सारी हेडिंग तैयार है आपकी। अगर कोई पूछेगा कि कोई कंपनी डिजिटल चेंज लेके आना चाहती है किसी कंपनी में, तो 5 तरीके क्या है उसके। पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, एम ऑब्जेक्टिव क्या है, पूछ लिया, टिक हो गया। सेकंड क्वेश्चन, कम्युनिकेट, ऑलवेज कम्युनिकेट। थर्ड, बी रेडी फॉर रेसिस्टेंट। फोर, चेंज इट शुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली, धीरे धीरे। और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, दैट्स इट। और मैं आपको बता दूं, ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक आया है ना, ये पुराने सिलेबस में था ही नहीं। मतलब जब इससे पहले वाले ओल्ड सिलेबस जो था, उसमें ये मिसिंग था, नए न्यू सिलेबस में इसको ऐड किया गया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है पेपर के एंगल से। जैसे अगर मैं पेपर खोलूं, अब देखो, जैसे पेपर देखो, अब अगर इस पेपर में देखा जाए, कौन सा अटेम्प्ट का है, मैं एक बार पेपर देख लेते हैं। रिसेंट अटेम्प्ट का, अब ये क्वेश्चन देखो, इस अटेम्प्ट का है। ये पहला चैप्टर का है, वो 3 लेवल निकल रहे थे, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस, फंक्शनल। बहुत इजी है। ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, वो पॉइंट्स थे नीचे। हम्म पेपर तो बहुत सिंपल है, आप देखो, जो मई में देने जा रहे हैं और या सितंबर में देने जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो मैंने बताया है, उसके आने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। और भी टॉपिक सब इंस्टीट्यूट पूछेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, आप समझ लो क्या हो गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए क्या हो गया,
इंपॉर्टेंट हिट लिस्ट में रखना, उसको तैयार करके। आ गया तो ऐसे टॉप क्लास का 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल और मीडियम कंपनीज में कैसे एप्लीकेबल होगा, वो स्टेप्स। या दूसरा, नॉर्मल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे अप्लाई होता है। अब आते हैं लिंकेज एंड इशू स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशंस। लिंकेज एंड इश्यूज इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। फॉरवर्ड लिंकेज और एक होता है बैकवर्ड लिंकेजेस। 2 होता है, एक होता है क्या, फॉरवर्ड लिंकेजेस, और दूसरा क्या होता है, बैकवर्ड लिंकेजेस। ये क्या है, द डिफरेंट एलिमेंट इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट स्टार्टिंग पॉइंट विद द objective setting through the environment and organizational appraisal, strategic alternative choice to the strategic plan, determine the course that the organization adopt it itself. कह रहा with the formulation of new strategies, reformulation of existing, many changes have to affect it within the organization. नई स्ट्रेटजी को लेके आएंगे, कुछ रीफॉर्मुलेशन करेंगे, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, चेंज अफेक्ट होता है। जैसे The organization structure has to undergo change in light of requirement modified strategy. सिंपल कहने का मतलब स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सारी चेंजेस होती है और लीडरशिप स्टाइल भी इम्पैक्ट डालती है। बैकवर्ड लिंकेज डिटरमाइन द फॉर्मल स्ट्रेटजी प्रोसेस आल्सो अफेक्टेड बाय फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू भी इंप्लीमेंटेशन अफेक्ट होता है, तो वो भी हमें कंसीडर करके चलना है। अब इसमें जैसे कुछ सीक्वेंशियल मैंने इसको रीड करना है आपको, इसको लिखो यहां पर रीड पर्पस। रीड पर्पस कौन सा, कह रहा है स्ट्रेटजी जब इंप्लीमेंट करोगे तो उसके कुछ सीक्वेंशियल मैनर हैं, जैसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन, रिसोर्स एलोकेशन, रिस्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन, फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन और बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन। ये सब क्या है, ये स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के तरीके हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बता दिया था सारा। हाँ, अब यहां पे आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। आपको याद हो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 1, तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, वैल्यू सिस्टम। क्या मतलब होता है वैल्यू सिस्टम का, जल्दी बताओ। इसको बैठ के समझाना पड़ेगा आपको प्रॉपर। वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या, कंपनीज कैसे बिहेव करेगी, राइट। यस, हाउ द कंपनी विल बिहेव, दैट इज द क्वेश्चन। कंपनी बिहेव कैसे करेगी, राइट। कैसे बिहेव करेगी भैया, इस पे लोग बैठते कैसे होंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ। मैं तो कभी बैठता ही नहीं, लेकिन आज देख रहा हूँ उसमें बैठ जाते हैं लोग क्या, यार कैसे बैठ रहे। नहीं नहीं, उससे दिक्कत नहीं है, या तो मेरी पर्सनालिटी थोड़ी दबंग है ना। हाँ चलो, अब आ रहा है, चलो मजबूरी में बैठना ही पड़ेगा ऐसे तो। चलो अब ठीक है, जल्दी से। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने एक लाइन देखी थी कि जब भी कोई कॉर्पोरेट कल्चर अगर होता है, तो कॉर्पोरेट कल्चर में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वैल्यू सिस्टम के बारे में। तो वैल्यू सिस्टम क्या बताता है कि हाउ यू विल बिहेव। तो इसी तरह कह रहा है कॉर्पोरेट कल्चर कहते किसे हैं। सबसे पहले ये हेडिंग वाली बात पढ़ो, कॉर्पोरेट कल्चर किसे कहते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू द कंपनीज वैल्यूज, बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस
वे ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क एनवायरमेंट, ये सब मिलके क्या बन जाता है कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर। तो बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू व्हाट, वैल्यूज, बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल, ट्रेडिशन, वे ऑफ ऑपरेटिंग और लास्ट में इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, दूसरा नाम है इसका कॉर्पोरेट कल्चर। समझ में आ रहा है, इसको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बोल लो या कॉर्पोरेट कल्चर बोल लो। तो पेपर में जब भी डेफिनेशन लिखना होगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, कॉर्पोरेट कल्चर की, तो आप सेम यही छाप दोगे बॉक्स वाला। क्या लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू 6 थिंग्स। वन, नंबर 1 वैल्यूज, बिलीव्स। बिलीव वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, शब्दों की फ्रीक्वेंसी होती है, हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब बिलीव, अब मैं बोलो एनर्जी, अब मैं कहूं तुम लोगों को बहुत एनर्जी चाहिए तुम लोगों को बिल्कुल चार्ज नहीं होगा। अब मैं बोलो बिलीव लेके आना पड़ेगा तुम्हें, आ रहा है क्या? अभी बोलूंगा वैल्यूज स्ट्रांग होने चाहिए, बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अब आया ना बाहर, मैंने कहा एनर्जी हाई होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, अरे तब शब्द की फ्रीक्वेंसी बॉडी लैंग्वेज से रेजोनेट करेगी। समझ में आ रहा है? और बहुत जरूरी है फ्यूचर में जब आप अपनी ऑडियंस को एड्रेस करोगे, आपके सामने बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे या बहुत जगह होंगे, या एड्रेस कर रहे हो अपनी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पे अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो आपको ये नीड पड़ेगी, ये चीजें देखनी पड़ेगी, साथ के साथ ही समझते रहो। तो कॉर्पोरेट कल्चर में सबसे पहले वैल्यूज आ जाती है, बिलीव्स आ जाते हैं, बिजनेस प्रिंसिपल, फोर्थ ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ ऑपरेटिंग, और सबसे लास्ट में एक बार इस डेफिनेशन को सब लोग लिख लें पहले, तो बिना देखे, बिना कॉपी की कोशिश करें। 6 पॉइंट देखो आप लिख पा रहे हो, क्योंकि ये एज इट इज डेफिनेशन हमें छापना पड़ेगा पेपर में। लिख लिया सबने? ठीक है, अब इसको मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक। द रीजन इज, जब इंस्टीट्यूट कभी हिडन क्वेश्चन पूछता है, जैसे होता है ना कई बार लाइन से क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, एक आधा क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ने समटाइम्स, जैसे कि 5 नंबर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दो ताकि 50 में 50 किसी के ना आए, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए ऐसे ही क्या करता है, इससे क्वेश्चन बनाता है। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसमें कैसे हेडिंग बना के क्वेश्चन पूछा जाता है, या इन्वर्टेड कॉमा डाल के तब क्वेश्चन, दैट इज, इसीलिए इसको हम आराम से करेंगे। पर्पस ये होना चाहिए कि ये क्लास में ही हमारा तैयार हो जाए और फिर घर पे खाली फॉर्मेलिटी बचे। ठीक, तो डेफिनेशन तैयार हो गई। जब भी क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो कॉपी पेस्ट मार दोगे कॉर्पोरेट कल्चर, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू दीज 6 थिंग्स, वैल्यूज, बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, वे ऑफ ऑपरेटिंग, कैसे काम करना है, लास्ट में इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट, दैट्स इट। ये लिख लिया आपने। अब एक क्वेश्चन है इसी में पूछ रहा है, वेयर डज कॉर्पोरेट कल्चर कम फ्रॉम, कि ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है ये आता कहां से है। थोड़ा सा सोचो सब लोग, पढ़ने से पहले अपने मन में सोचो खाली।
प्रैक्टिकल वर्ड से सोचो, बुक से छोड़ दो। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? कह रहा है कि ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है उस कंपनी का, ये जनरली आ कहां से रहा है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या कहां से आ रहा है ये सब चीजें। कॉर्पोरेट कल्चर आता कहां से? कॉर्पोरेट कल्चर समझ में आ गया ना किसे कहते हैं, वैल्यूज, बिलीव, ये सारी चीजें, ये सब आ कहां से रहा है, वेयर द कम फ्रॉम। तो देखो, कह रहा है कंपनीज कल्चर इज मैनिफेस्टेड इन वैल्यूज एंड बिजनेस प्रिंसिपल दैट मैनेजमेंट प्रीचेस। देखो ध्यान से, कौन प्रीच कर रहा है? दो वर्ड बोला है, मैनेजमेंट प्रीचेस एंड प्रैक्टिसेस। मतलब जो मैनेजमेंट बोल रहा है और जो वहां पे प्रैक्टिस भी हो रही हो, बोल भी रहा हो और प्रैक्टिस भी कर रहा हो, और वो चीज वहां एक्चुअल में हो भी रही हो। तो यहां से इट्स एथिकल स्टैंडर्ड्स। देख लो, क्वेश्चन आ रहा है कि कॉर्पोरेट कल्चर, हमने पूछा था ना कॉर्पोरेट कल्चर आता कहां से, तो कॉर्पोरेट कल्चर मैनिफेस्ट हो रहा है कहां से? कंपनी की वैल्यूज और बिजनेस प्रिंसिपल से, जो मैनेजमेंट प्रीच कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है उसके एथिकल स्टैंडर्ड से, और ऑफिशियल पॉलिसीज से, और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप से, वेंडर से, कम्युनिटी से, इन ट्रेडिशन से, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन सुपरवाइजरी प्रैक्टिस, एम्प्लॉय के एटीट्यूड से, बिहेवियर से, इन द लेजेंड पीपल रिपीट अबाउट हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन सब जगह से क्या आ रहा है कंपनी का? कॉर्पोरेट कल्चर। ऑल दीज सोशल फोर्सेज, सम ऑफ विच ऑपरेटिंग क्वाइट सबली, कम इंपॉर्टेंट है, कंबाइन टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, बिलीव बिकम एम्बेडेड इन द कॉर्पोरेट कल्चर। तो बेसिकली कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो ऊपर भी पढ़ा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जोड़ के कॉर्पोरेट कल्चर बता दिया गया कहां से आ रहा है। कॉर्पोरेट कल्चर आ कहां से रहा है? वैल्यूज प्रिंसिपल से, जो मैनेजमेंट प्रीच कर रहा है उसको प्रैक्टिस कर रहा है। दूसरा कहां से आ रहा है? एथिकल स्टैंडर्ड्स, बिजनेस ऑफिशियल पॉलिसीज से कंपनी की, स्टेक होल्डर के रिलेशनशिप से, ट्रेडिशन से ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेन जो कर रही है उससे। मतलब कोई ट्रेडिशन है ना जो ऑर्गेनाइजेशन करते चला आ रहा है, कंपनी वो ट्रेडिशन फॉलो करते ही चली आ रही, तो उससे भी कॉर्पोरेट कल्चर मेंटेन होता है। इट्स सुपरवाइजरी प्रैक्टिस, मतलब जो उसकी सुपरवाइजरी प्रैक्टिस है, एम्प्लॉय की एटीट्यूड से, एम्प्लॉय के वे ऑफ थिंकिंग से, एटीट्यूड, बिहेवियर से, और लेजेंड्स जो रिपीट कर रहे हैं, इन सब से क्या आता है कंपनी का? कॉर्पोरेट कल्चर। ये लिख लो यहां पे क्वेश्चन, इसके आगे लिखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन ये कैसे बनता है, यहां पे रखेगा इंस्टीट्यूट इन्वर्टेड कॉमा और यहां पे क्लोज कर देगा और यहां पे लिख देगा क्वेश्चन, फिर बताओ। डेंजरस क्वेश्चन, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं एक बार, यहां से यहां तक लिखेगा और ये खत्म कर देगा यहां पे। अब फिर आपसे बोलेगा कमेंट करो इस पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन कमेंट करो। आईसीआई कहेगा कमेंट करो इस पे। अब बच्चा कहेगा यार ये था कहां, सिलेबस में ही नहीं है। इसी बात का डर था कि पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसा इंस्टीट्यूट पूछ ही लेगा, लेकिन वो था तो बुक में ही, बट छिपा रुस्तम निकला, डार्क हॉर्स जो अचानक प्रदर्शन करने लगे। तो उस टाइप का क्वेश्चन है और बड़ा इजी है क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, टफ नहीं, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन जो पूछने का तरीका है ना वो नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा एब नॉर्मल है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो आप पहले से तैयार बैठे हो, भरे बैठे हो कि ऐसा ही क्वेश्चन तो आ जाए, बस छापना चालू। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि कल्चर जो होता है या तो वो अलाई करेगा, अलाई मतलब सपोर्ट, या ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, रुकावट। किसमें? स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। आज मैं अपनी कंपनी में कोई स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन करना चाहता हूं, कोई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, तो दो सिचुएशन होगी, या तो मेरी कंपनी का जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो उस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करेगा, अलाई करेगा, दूसरा ऑप्शन, या रुकावट पैदा करेगा कि भैया ये तो हमारी कंपनी में लग ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? दो क्वेश्चन है। और आपसे पूछा एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज ईदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑब्स्टेकल, कि कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है या तो कंट्रीब्यूटर साबित होगा
या ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? अब आपको आंसर जो देना है, द बिलीव्स, विजन, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस अप्रोच, प्रैक्टिसेस अंडरपिनिंग अ कंपनी स्ट्रेटजी मे और मे नॉट कंपैटिबल विद इट्स कल्चर। कई बार ऐसा होता है कंपनी की विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी की बिलीव्स, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी बिजनेस अप्रोच वो कंपैटिबल नहीं है कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग। सिंपल वर्ड में, कंपनी का जो विजन है, बिलीफ है, ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस अप्रोच है, वो उसके कल्चर से मैच नहीं कर रहा है, कंपैटिबल नहीं है। तो क्या इस तरह की कंपनी में वो ऑब्स्टिकल होगा या अलाई करेगा? ऑब्स्टिकल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात, क्योंकि कंपैटिबल नहीं है उससे। वेयर दे आर कंपैटिबल, और अगर जहां पे ये चीजें मैच कर रहे हो, कंपैटिबल हो रहे हो कल्चर के साथ में, फिर क्या होगा? becomes a valuable ally in strategy implementation and execution। तब ये सपोर्ट करेगा। when the culture is in conflict with some of the company's direction, और अगर कंपनी का कल्चर कंफ्लिक्ट हो रहा है, some of the aspect of the company's direction, performance, target, strategy, culture becomes stumbling block। stumbling block का मतलब आपने ब्रेकर्स देखा है? ब्रेकर्स वही कह रहा है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बन जाएगा, रुकावट पैदा कर देगा, रुकावट के लिए खेद है हालत हो जाएगी। दैट इम्पीड्स, इम्पीड्स का मतलब रोक देना, सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। कट शॉर्ट में पूरे पैराग्राफ में अगर आप निकालो तो दो मेन बातें क्या हो रही हैं? दो मेन बात में पूरा पैराग्राफ बेस्ड है कि अगर कंपनी का कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर सपोर्ट कर रहा है स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन को, अगर सपोर्ट मतलब अलाई कर रहा है, तब क्या होगा? वैल्यूबल अलाई, इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन आसान हो जाएगा स्ट्रेटजी का। और अगर ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाएंगे, स्टम्बलिंग ब्लॉक का काम करेगा, जो इंपीड कर देगा, क्या रोक देगा कंपनी की सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। दैट्स इट, दो पर्पस से ये बात की गई है। समझ में आ रहा है क्या? कितने लोगों को पैराग्राफ पूरा समझ में आ गया है? पूरे पैराग्राफ में बस दो ही वर्ड है। कौन अगर कॉर्पोरेट कल्चर सपोर्ट नहीं करता तो क्या होगा? कॉर्पोरेट कल्चर अगर सपोर्ट कर दे तो क्या होगा? किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन में स्ट्रेटजी की। आई होप कि पूरी क्लास को ये बात समझ में आ गई। आ गया क्या? आएगा पेपर में लिख लोगे क्या? इस पॉइंट को एकदम क्लियर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। देखो भैया, अगर तुम्हारी कंपनी का स्ट्रॉन्ग कल्चर है, क्या है? स्ट्रॉन्ग कल्चर है कॉर्पोरेट कल्चर, तो प्रमोट करेगा गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। when there is a fit and impedes execution, negligible fit। मतलब अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है, तो गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन हो पाएगी अगर वो फिट बैठ रहा है तुम्हारी कंपनी पे। तो अगर फिट नहीं बैठ रहा कॉर्पोरेट कल्चर तुम्हारी स्ट्रेटजी पे, तो नेग्लिजिबल फिट है, तो क्या हो जाएगा? इंपीड हो जाएगी। इंपीड मतलब एक रिपीट पॉइंट हो रहा है। इंपीड का मतलब क्या होता? रुक जाना, रोक जाए। समझ में आ रहा है? A culture grounded in values, practice and behavioral norms that match needed good strategy execution help energize people throughout the company do their job strategy supported manner। तो हेल्प करेगी लोगों को, एनर्जाइज पीपल को कि अपने सपोर्टिव मैनर में काम करो, और पावर इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो पाएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो जिसमें हमें पेरिल्स ऑफ स्ट्रेटजी कन्फ्लिक्ट, ये क्या मतलब है? पेरिल्स का मतलब होता है खतरा, डेंजर, डेंजर। स्ट्रेटजी और कल्चरल में, अगर स्ट्रेटजी में एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटजी में और कल्चर में कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, क्लैश हो रहा है, तो क्या होगा? when a company's culture is out of the sync with the what is needed strategic success, the culture has to be changed rapidly as can be managed। this is of course presume that one of more aspect of culture that is rather than a strategy। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी का कल्चर है वो फिट नहीं बैठ रहा सक्सेस से, स्ट्रेटेजिक सक्सेस से, कल्चर से,
तो उसको चेंज कर देना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, उस सिचुएशन को चेंज कर देना चाहिए कल्चर को। नहीं तो ये स्ट्रैटेजी आपको क्या करेगी, एग्जीक्यूशन में क्रिएट करेगी रुकावट। वाइल करेक्टिंग स्ट्रेटजी कल्चर कंफ्लिक्ट occasionally mean revamping strategy to produce corporate culture fit। कई बार हम स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं अपने आप जो हमारी कल्चर में फिट हो, कॉर्पोरेट कल्चर में। द मोर entrenched and mismatched aspect of culture, greater difficulty implementing new until better strategy alignment emerges। A sizable and prolonged strategy culture conflict weakens and defeat managerial efforts। अगर कोई स्ट्रेटजी कल्चर कंफ्लिक्ट लगातार चलता आ रहा है कि मतलब तुमने स्ट्रेटजी बनाई है और कंपनी का जो कल्चर है वो फिट ही नहीं बैठा और लगातार वो कंटिन्यू चल रहा है ये बात, तो क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएंगे, जितने किए धरे पे पानी फिर जाएगा मैनेजमेंट के, डिफीट करेगा मैनेजरियल एफर्ट्स। मतलब वो वाली हाल हो जाएगी कि पूरे दिन मेहनत करके शाम को पैसा कुएं में डालाना। समझ में आ रहा है, कंपनी के लिए ये सिचुएशन बन जाएगी। तभी बोला डिफीट द मैनेजरियल एफर्ट्स, जो मैनेजरियल एफर्ट्स कर रहे हैं वो डिफीट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, डिफीट हो जा रहा है, कोई इंपैक्ट उस पर पड़ ही नहीं रहा है। अच्छा अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फिट बैठ रहा है स्ट्रेटजी और कल्चर, तब क्या होगा, बिना पढ़े बता दो जल्दी से। स्ट्रॉन्ग फिट बैठ रहा है कल्चर जो है उससे तुम्हारी स्ट्रेटजी फिट बैठ रही है एकदम, तो क्या होगा, यस सिंपल वन में कंपैटिबल है तो क्या फायदा होगा, तो इफेक्टिव हो जाएगा कॉर्पोरेट कल्चर और एग्जीक्यूशन पॉसिबल होगा, एग्जीक्यूशन पॉसिबल होगा। चेंजिंग इन प्रॉब्लम कल्चर, अगर कोई चेंजेस हो रहा है कंपनी के कल्चर टू अलाइन इट विद द स्ट्रेटजी अमंग द टफेस्ट मैनेजमेंट टास्क इजियर टू टॉक अबाउट टू डू। चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर इज डिफिकल्ट बिकॉज द हैवी एंकर ऑफ डीपली हेल्ड वैल्यूज हैबिट्स पीपल क्लिंग इमोशनली टू ओल्ड। मतलब कई बार होता है कि लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते इमोशनली, ओल्ड एंड जो फैमिलियर चीजें हैं उनसे चेंज करना ही नहीं चाहते। इट टेक्स कंसर्न मैनेजमेंट एक्शन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अनहेल्दी कल्चर एंड हेल्दी कल्चर रूट अनवांटेड ऑब्स्टिकल्स। तो कई बार होता है कि कुछ लोगों को अगर जबरदस्ती कंपनी उनके कल्चर्स को चेंज करना चाहती है तो बहुत ज़्यादा कंपनी को मैनेज करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते हैं कंपनी में। तो स्ट्रेटजी सपोर्टिव, स्ट्रेटजी जो सपोर्टिव होनी चाहिए वही बनाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले डायग्नोज करेंगे कि प्रेजेंट कल्चर एज ए स्ट्रेटजी सपोर्टिव है या नहीं, कि जो करंट में स्ट्रेटजी बन रही क्या वो हमारे कल्चर को सपोर्ट कर रही है कि नहीं, पहला स्टेप। उसके बाद हम मैनेजर से खुल के बात करेंगे, टॉक ओपनली फोर्टनाइट ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड द मेन्यू ऑफ कल्चर, हम देखेंगे क्या है। उसके बाद रिवॉर्ड करेंगे डिजायर्ड कल्चर बिहेवियर, अगर ऐसा बिहेवियर कल्चर, ऐसा डिजायर्ड बिहेवियर जो कंपनी चाह रही है ऐसा कल्चर मेंटेन हो, अगर ऐसा मेंटेन होती है तो कंपनी क्या देगी आपको, रिवॉर्ड देगी। ठीक है, अब अगर इस पूरे चैप्टर की अगर आप बात करो तो टोटल टॉपिक्स वाइज अगर इस चैप्टर को आप डिवाइड करो तो टोटल टॉपिक्स वाइज अगर पूरा चैप्टर में डिवाइड करूं, देखो देयर आर फ्यू टॉपिक्स, टॉपिक्स से रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। जैसे एसपीएम एक अपने में ही एक अलग टॉपिक है, स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, इसमें भी फिर सब टॉपिक्स हैं, टाइप्स कितने हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद इसके फैक्टर्स क्या हैं। 3 क्वेश्चन तो इसमें ही है, सब टॉपिक्स इसके, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद अपने में ही एक अलग टॉपिक है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ये भी एक अलग टॉपिक है, और इससे रिलेटेड भी तीनों चीजें हैं, देखो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। उसके बाद आपका आता है लीडरशिप, क्या आता है टॉपिक, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में आपने क्या क्या चीजें देखी थी, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, मैनेजर एज अ लीडरशिप रोल, और
मैनेजर्स हैव अ लीडरशिप रोल, 5 मैनेजरशिप रोल थे ना उसके, और एक था लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये क्वेश्चन भी उसमें ही आ जाएगा। तो साइड में ऐसे अगर आप देखो तो लीडरशिप में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। पहला टॉपिक तो शुरू हो जाएगा ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, उसमें मैं कंबाइन कर दे रहा हूं। सेकंड, मैनेजर्स के 5 रोल्स क्या, 5 रोल्स ऑफ मैनेजर्स एज अ लीडर। थर्ड टॉपिक है इसमें लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर के रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 टॉपिक्स इससे रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। उसके बाद एक अलग ही टॉपिक है अपने में, कॉर्पोरेट कल्चर। क्या है? कॉर्पोरेट कल्चर एक अलग टॉपिक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके अंदर सब टॉपिक्स कितने हैं, कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं? यस, इसमें कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। एट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है। अब उसके बाद आते हैं मैकेंजी 7S, ये भी एक अलग टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इसमें मैंने पूरा डिटेल में इसमें बताया था। उसके बाद आते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। किस पे? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे लगाएंगे, क्या चीजें होंगी, ये कुछ टॉपिक्स है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद एक टॉपिक है स्ट्रेटेजिक चेंज। क्या है? स्ट्रेटेजिक चेंज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज, और एक राइटर ने क्या बोला था, राइटर ने अनफ्रीजिंग, फिर चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, और लास्ट में रीफ्रीजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक टॉपिक ये है। उसके बाद फिर आप आगे गए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन, ऑल टुगेदर अलग टॉपिक। और स्ट्रेटजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। स्ट्रेटजिक प्लानिंग, अगर आपको डिफरेंस में भी कुछ पॉइंट लिखना है तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो एक लाइन में। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है? द गेम प्लान दैट रियली डायरेक्ट द कंपनी टुवर्ड्स सक्सेस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। देखो, द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस नोन एज स्ट्रेटजिक प्लानिंग। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो बना रहे हो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजिक प्लानिंग। उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के स्टेजेस कितनी हैं? कितने स्टेजेस हैं? 5। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। तो अब अगर ध्यान से देखो, अब मैं स्क्रीन पे आपका ध्यान लेके आऊं, यहां पे आओ, तो अब अगर देखो तो इस पूरे चैप्टर में टॉपिक्स हैं कितने? चैप्टर 5 में अगर आप देखें तो एक तो टॉपिक है आपका एसपीएम मान लो, दूसरा टॉपिक, सारे टॉपिक्स तुम्हें ऐसे याद होने चाहिए, ऐसे तो स्कोर बनाता है बंदा। एसपीएम और कोई टॉपिक, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें
कितने हैं? 8। फोर्थ कौन सा? स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। 5। वो लिखा हुआ है। कॉरपोरेट कल्चर। 6। स्ट्रैटेजिक चेंज। 7। यस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 8। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन। 9। स्टेजेस ऑफ एसएम। और कुछ बचा? 10। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वर्सेस ऑपरेशनल प्लान। और कोई टॉपिक? चेक कर लो, मेजर टॉपिक्स यही हैं, अलग अलग हैं कुछ और। एसपीएम, स्ट्रेटजिक कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेटजिक लीडरशिप, स्ट्रेटजिक चेंज, स्ट्रेटजी वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, स्टेजेस ऑफ एसएम, स्ट्रेटजिक प्लान वर्सेस ऑपरेशन। जल्दी बताओ। फ्रेमवर्क्स, उसमें वो टॉपिक्स। मेन चीज भूल चुके हो। मैकेंजी याद आ रहा है? 7S मॉडल, 3 and 4 सॉफ्ट। और कुछ? यस, 12 में लिंकेज लिख लो, लिंकेजेस में सब आ जाएगा। और कोई बचा? कुछ बचा? और यही है। अब स्क्रीन पे आपके सामने है 12 नंबर। कितने नंबर है? अब जरा सब लोग चेक करना शुरू करो। एसपीएम में कितने टॉपिक्स हैं? मीनिंग हो गया, फैक्टर्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गया, और एक टॉपिक और था। फैक्टर्स, इंपॉर्टेंस, और सबसे स्टार्टिंग में पहला ही जो बड़ा था, किस किस बेस पे हम पैरामीटर्स क्या है, फाइनेंशियल, वो सारी चीजें दिख रहे हैं क्या? हाँ, टाइप्स। अब सारा चेक करके, अब इसमें देखो, अब जैसे इस बार इंस्टीट्यूट ने टारगेट किया एसपीएम, और इंस्टीट्यूट करेगा टारगेट टॉपिक वाइज। मैं अभी भी से बोल रहा हूं, पेपर में आएगा तब भी आप देख लेना, मैच कर लेना, वही निकलेगा लास्ट में बार। अब सारा स्क्रीन पे और अपना अपना चेक करो। क्या स्ट्रैटेजिक कंट्रोल याद है आपको? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जिसमें स्पेशल अलर्ट कंट्रोल था, स्ट्रेटेजिक सर्विलांस था, याद आ रहे हैं वो सारे टॉपिक्स? प्रीमाइस कंट्रोल था, अजम्पशन बेस्ड कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक चेंज कितने लोगों को दिख रहा है? 2 पार्ट्स में, बस 2 ही पॉइंट है इसमें। एक नॉर्मल केसेस में 3 स्टेप्स, और एक राइटर ने बोला उसका भी कितने स्टेप दिया। अनफ्रीजिंग, लास्ट में क्या होता है? रीफ्रीजिंग। समझ में आ रहा है? इसमें स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पे कितने टॉपिक्स हैं?
पहले ट्रांजैक्शनल लीडर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में डिफरेंस, या उससे टॉपिक्स कह लो। और मैनेजर्स हैव 5 लीडरशिप रोल्स टू प्ले, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर। समझ में आ रहा है? तो देयर आर 3 टॉपिक्स। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं उठाऊं तो 2 ही मेन पॉइंट है जो पढ़ना, जो ज्यादा आता है पेपर में। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के वो 5 स्टेप्स, और नॉर्मल केसेस में याद आ रहा है वो 5 केसेस, 2 पॉइंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर इज अ सेपरेट टॉपिक, उसमें 8 सब टॉपिक्स है, उसमें से कोई भी एक इंस्टीट्यूट बना लेगा, कोई भी टॉपिक उसमें बना के पूछ सकता है वो। कॉर्पोरेट कल्चर देयर आर फ्यू स्कोप्स, उसमें अंदर से क्वेश्चन बन सकता है, जो मैंने बताया वहां पे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। कल्चर क्या होता है ये आपको पता है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। एसएम की स्टेजेस कितनी होती हैं? पहला डिफाइन किया, डेवलप किया, सेकेंड स्टेज पे एनवायरमेंट, थर्ड स्टेज पे अब शुरू हो जाता है फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना, लास्ट में इवेल्युएट कंट्रोल करना, दैट्स इट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशन प्लानिंग के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखे थे अपने सारे लाइंस। मैकेंजी 7S के वो 3 सॉफ्ट एलिमेंट और 4 हार्ड एलिमेंट, याद आ रहा है? 7S मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। कितने हार्ड एलिमेंट है? 3 हार्ड है। सॉफ्ट कितने हैं? 4 सॉफ्ट। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है ये। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब उसके बाद एक लिंकेज आता है इसमें, फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस। पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहले में क्या आंसर होगा? जब जब अंधेरा बादल छाएगा, तब जुगनू की चमक को खत्म कर देगा उजाला। कौन? सूरज। हजार लाखों जुगनू चाहे तो भी सूरज को नहीं छुपा सकते। दूसरा, ये तो पता ही है। सेकंड, थर्ड बताओ। यू आर हेड ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस हेड कर रहे हो कंपनी का। When you focus on total or aggregate management functions, when you focus on total or aggregate management function in the sense of embracing the integrated activities of complete department, you are practicing management control. इसको बताओ। ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए ऑपरेशन कंट्रोल के लिए क्या करो? कौन सा कंट्रोल लगाओगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? फोर्थ में डी होगा, बजटरी कंट्रोल। which of the following would you choose by the core strategy to implement operational control? उसमें एक लाइन नीचे लिखी हुई थी बजटरी कंट्रोल, आप पढ़ना उसको। ये तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए।
किसमें आएगा? कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन, तीन चीजें थी, याद करो। चेंजिंग ऑफ बिहेवियर पैटर्न। 6, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रेटजी कंट्रोल लिमिशन है? ये भी स्ट्रेटजी कंट्रोल है, ये भी है, ये नहीं है। ठीक है। सिक्स में पढ़ो एक बार केस स्टडी ये। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल के एलिमेंट्स पूछ रहा है। चार एलिमेंट्स थे वहां पे। देखो जैसे एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में बताओ। अब जैसे ये पूछ लिया डिफरेंस बताओ ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, आपने पढ़ा तो हुआ है, लेकिन आप बुक में देखोगे तो डायरेक्ट ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें कैसे लिखना होता है? जैसे बुक में लिखा, ऑपरेशनल कंट्रोल अलग से लिख दो और मैनेजमेंट कंट्रोल अलग से लिख दो, दैट्स इट। अब मान लो जैसे इस चैप्टर में, एक बार वहां लेके आता हूं स्क्रीन पे, हाँ यहाँ पे। अब जैसे इस चैप्टर में टोटल 12 टॉपिक्स हैं, तो अब हमें पढ़ना कैसे होगा, इनको कैसे तैयार करना चाहिए? बात से सुनो, 12 टॉपिक्स हैं, ठीक, 12 टॉपिक मतलब 12 नंबर। इसको आप क्या करो, जैसे टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो, इजी टफ जैसे हो आपके हिसाब से, अपने हिसाब से देख लेना। जैसे किसी दिन 3 टॉपिक्स उठाए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको 3 उठा लिया, 2 उठा लिया। अब जैसे ये फॉर्मुलेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन, सिंपल एक टॉपिक है। स्टेजेस ऑफ एसएम, छोटा टॉपिक है। ऑपरेशन प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान की कैरेक्टरिस्टिक, छोटा टॉपिक। तो ये तीनों एक साथ कर सकते हो आप, 3 टॉपिक्स एक झटके में खत्म हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप उठाया, कंप्लीट कर लिया पूरा रख से। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक चेंज कंप्लीट कर लिया एक साथ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत छोटा है, उसको कंप्लीट कर लिया, एक कोई और टॉपिक साथ में ले लिया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग से ही करोगे, वो उसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं पढ़ोगे, और उसको भी 8 टॉपिक्स हैं उसमें, तो 8 में से भी आप डिवाइड करके पढ़ोगे कि पहले 3 कर लिया, फिर 3 कर लिया, फिर 2 कर लिया, फिर उसके नोट्स बना लिए उसमें पॉइंट्स निकाल के जैसे लिखवाया था। और उसके बाद फिर आपने मैकेंजी 7S कंप्लीट कर दिया, एसपीएम कंप्लीट कर लिया लास्ट में जाके। अभी इस बार एसपीएम किसे कहते हैं, एसपीएम की इंपॉर्टेंस आई है, बहुत चीजें छूटी हैं। क्या छूटा है फिर? फैक्टर्स नहीं पूछा है, टाइप्स नहीं पूछा है, तो वो भी हमें तैयार करके पढ़ना है। तो ये 12 टॉपिक्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। स्टडी
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है? पहला चैप्टर है तो। लो, इससे पहले अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था। Strategic performance measure as key indicator organization to track the effectiveness of the informed resources in the life structure। इससे पहले अटेम्प्ट में क्या पूछा था? और जो इसमें छोड़ के गए हों उनका क्या हाल हुआ होगा कि यार इससे तो आएगा नहीं, एलिमिनेट कर दो। तो इस अटेम्प्ट में क्या पूछा? इंपॉर्टेंस पूछ लिया, डेफिनेशन। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, याद आ रहा है? वही जो 5 क्वेश्चन 5 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, जो एकदम ब्लड में याद थे, वो 5 पॉइंट। लास्ट में आप उनको अपडेट भी कर रहे हो, अपग्रेड भी कर रहे हो, ट्रेनिंग भी दे रहे हो, पेज पलट के वो 4 पॉइंट शूज 5 नंबर। इस अटेम्प्ट नहीं, पिछले अटेम्प्ट में। अच्छा, अगर अब पूरे पेपर पे नजर डालो आप, तो पेपर का जो पैटर्न है ध्यान से अगर देखो आप, तो पेपर के पैटर्न में क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन छोड़ना होता है आपको, सारे नहीं करने, एक सेट छोड़ना होता है। एक क्वेश्चन का मतलब पूरा सेट ही छोड़ना पड़ेगा आपको, और हर सेट, पहला क्वेश्चन होता है 15 नंबर का। जैसे 50 नंबर का आया, 50 में से 15 नंबर तो माइनस ही कर दो सीधा, क्यों? ऑब्जेक्टिव का बचा फिर कितना? 35। 35 में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो होगा आपका 15 नंबर का, यस, 15 मार्क्स। अब बचा कितना फिर? 10 नंबर, 20 नंबर। 20 नंबर में 2 सेट, हर सेट में 1 का ए 1 का बी ऐसे करके आता है, या 2 का ए 2 का बी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 10-10 नंबर के 2 सेट करने होंगे, 3 एक छोड़ना पड़ेगा आपको। अब इस क्वेश्चन में भी देखो, जैसे पहला क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में दिया गया है, सिनारियो बेस्ड केस स्टडी है, और लास्ट में जरा पढ़ना, साथ में ही पढ़ डालो, शुरू करो एक बार पढ़ के। एमटीएस लिमिटेड वन ऑफ द मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। व्हाट डू मीन मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है? एमटीएनएल वगैरह सुना है, बीएसएनएल वगैरह, उसकी बात, ऐसे टाइप का। It has own mobile network, towers, distribution channel. It operates through team of network operation, technician, marketing, sales and all. Currently, all the team members are on its role. Company knows that market is densely competitive. Environment quite unstable and likely to remain constant. Customer tastes and preferences are changing very fast. There is a strong need for innovation and quick response while animating in-house business functions. ये लाइन पढ़ के कितने लोगों को दिल में कुछ हिट हुआ? एलिमिनेटिंग इन हाउस बिजनेस फंक्शन, कंपनी कंसीडर आउटसोर्सिंग मेजर एक्टिविटी। कई लोगों के दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर घूमना चाहिए, अब आउटसोर्स कर रही है कुछ एक्टिविटीज को, एंड फोकस ऑन इट्स कोर कंपिटेंसीज। बताओ कौन सा स्ट्रक्चर की बात हो रही है? यस, नेटवर्क। एयरटेल का भी एग्जांपल था वहां पे। In the given situation, identify the organization culture suitable for the company and also merits and demerits going on identified structure। मतलब क्या? नेटवर्क स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, उसका फायदा पूछ रहा है, उसका फायदा नुकसान क्या है, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? अगर ध्यान से पढ़ो तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं? 1 नंबर तो आपको दे देगा इसी बात पे बताने का कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल रहेगा। रिमेनिंग 4 नंबर में 2 नंबर मेरिट के हैं, 2 नंबर डीमेरिट के हैं। बताओ, ये टफ क्वेश्चन है, ये इजी है? लेकिन देखो, इसकी प्रेजेंटेशन अगर तुम्हें 5 आउट ऑफ 5 चाहिए, तो अपने क्वेश्चन में आपको कंपनी का नाम यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा भाई? कंपनी का नाम यूज करके अगर आंसर दोगे तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, नहीं तो खड़ा 1 नंबर कट गया।
समझ में आ रहा है? टैलेंट विल लास्ट, ब्यूटी विल ब्लास्ट वाला हाल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो टैलेंट ही लास्ट तक चलेगा। उसमें क्या कह रहा है, अब इसमें जब आप एडवाइस दोगे कैसे 5 आउट ऑफ 5 लाएं, जब आप इन द गिवन सिचुएशन आइडेंटिफाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर द कंपनी, तो आंसर शुरू होगा द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर, कंपनी का नाम लो फटाक से, एमटीएस लिमिटेड विल बी विच स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर। पहले ही बता दिया आपने, हाईलाइट कर दिया, नेटवर्क स्ट्रक्चर अंडरलाइन मार दिया। अब इसकी द डिमेरिट्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिर वो पॉइंट्स आपने लिख दिए, और आपको अब मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5। 2 लाइन में कर दिया तो रो देगा जो कॉपी चेक करेगा, वो रो देगा, कहेगा इतना टैलेंटेड बच्चा अब तक सीए इंटर में क्या कर रहा है, इसको तो सीधा सीए बना दो, ऑनरेरी डिग्री दे दो, उससे और पढ़वाओ मत। मतलब वेलकम स्टेप होगा, आपको 5 आउट ऑफ 5 तुरंत इंस्टीट्यूट दे देगा, 5 आउट ऑफ 5। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन। कौन सी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की नीड है, और एक्शन प्लान वो स्टेप्स जो थे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, देखो तीनों क्वेश्चन में धुआंधार कुछ है ही नहीं, कहानी है फालतू। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहा है, और पूछा माइकल पोर्टर की कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो होगी इस कंपनी में। कौन सी होगी? मार्केट फॉर बेबी केयर रेडीमेड गारमेंट्स फॉर न्यू बॉर्न, यस, स्पेसिफिक नीड्स, फोकस्ड, कॉस्ट, लीडरशिप, राइट। पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, वो ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है। वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा है आपने? एक था प्राइमरी एक्टिविटी, एक थी सपोर्टिव एक्टिविटी, याद है? स्टार्टअप्स एम करती स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, स्टार्टअप रेयरली एम फॉर स्टेबिलिटी, क्या ये ट्रू है? यस, ये बुक में भी वो मैंने बहुत फोकस किया था इस पॉइंट पे। स्टार्टअप कभी स्टेबिलिटी के चक्कर में नहीं पड़ती है, वो ग्रोथ पे करती है, एक्सपेंशन पे फोकस करती है। 5 फोर्सेस मॉडल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, और आप लोग पता नहीं क्या क्वेश्चन से डरते रहते हो। इसका जो केस स्टडी था इस अटेम्प्ट वाला, होने वाला, होली की 2 दिन की तो है ही है, 13 और 14, अभी तो यही जानो, बाकी कुछ अगर इंस्ट्रक्शन जाता है तो वो देख लेना। 15 को, मतलब 15 को पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये बात भी है, सही बात बोला आपने। होली के अगले दिन कौन ही आ पाता है, फिर संडे है। क्या? ला, बोलो सारा रारा, ठीक है।
सही कह रहे हो। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो चैप्टर है शुरू होता है। अब पूरे चैप्टर्स जितने हैं, जब अब आओगे क्लास में आगे से, तो उसमें हम करेंगे आगे का जो पैटर्न होगा आपका। जैसे चैप्टर उठाया है 1, ठीक, चैप्टर 1 को रिवाइज कराया, रिवाइज करने के बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंस क्या है, चैप्टर कौन सा क्वेश्चन बनेगा अटेम्प्ट में, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर करेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 सेम लाइकवाइज मैनर में। सेकंड पे करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा हाई वेटेज रखती है, 4 मतलब वही चेंज वगैरह। फिर करेंगे चैप्टर नंबर 3, फिर चैप्टर नंबर 2, और लास्ट में क्विक रिकैप लेंगे चैप्टर नंबर 5। इस तरह से पूरे चैप्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और पेपर के लिए अच्छा, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला उसको ले लेना, उसमें तो अपलोड हो गया होगा। नहीं नहीं, ऐप में नहीं है क्या वो, देख लेना ना ऐप पे, एसएम के 2 क्लास होंगी उसमें। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला, जैसे अभी छुट्टी है आपकी, इस छुट्टी में आप क्या करोगे, वो चैप्टर दो घंटे का है, वो देख लोगे पूरा। फर्स्ट चैप्टर एकदम ब्लड में चला जाएगा, तो जब रिवीजन होगा तो उसको पूरा फटाफट सारा कर लेंगे साथ में। तो देख के बैठना, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना आप, इन बिटवीन पूरा चैप्टर, जो भी फर्स्ट चैप्टर है पूरा कर लेना। अब इसमें देखो, पहले तो मुझे बता दो 5 चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें कमांड बनती दिख रही है, क्योंकि अभी तो टाइम है, तो वो रिवाइज वाइज करने के बाद ही फाइनल राउंड आएगा। अभी मैं इतना पूछ रहा हूँ कमांड बनती कौन कौन से चैप्टर में आपको ग्रिप में लग रहा है कि चैप्टर तो मैं इसको तो मैं खल्लास कर दूंगा अगर लगूंगा तो। सेकेंड थर्ड खल्लास, बच के तू रहना रे, बच के तू रहना। 4 तो नाश्ते में ले तो 4 चैप्टर तो तुम नाश्ते में लेते हो, जब कुछ नहीं आ रहा हो तो पहले 4 चैप्टर पढ़ के रिवाइज कर लेता हूँ। वो तो नाश्ते में लेते हो वो चैप्टर आप लोग तो, ठीक है। तो अब क्या, जैसे ये चैप्टर्स हैं, ग्रिप बना के पहला चैप्टर बहुत इंट्रोडक्शन है, उसमें कुछ है ही नहीं, बाकी बात कर लेंगे रिवीजन पे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ के साथ में सारे चैप्टर्स रिवाइज करके और कॉन्फिडेंस उस पर बिल्ड ऑन कर लेना। मुझे किसी भी कीमत पे आपकी मार्कशीट में एसएम में 35 से नीचे तो नहीं दिखना चाहिए। इतना नंबर तो आप आराम से ला सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 नंबर का क्या आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर ऑब्जेक्टिव मान लो ना कर पाए तो, अरे जब इस अटेम्प्ट के कर लिया तो उसके नहीं कर पाओगे। अभी रिसेंट वाला है, देखो खोला आपको करवाया था मैंने, हंस हंस के आंसर दे रहे थे, कोई क्वेश्चन है ये? हाँ, तो इसके कर लिए तो इसके नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव सोचो, जब ये सोच सकते हो कि नहीं नहीं हो पाएगा, ये भी सोचा जा सकता है उसकी जगह के। नहीं हुआ तो क्या हुआ नहीं सोचना है। ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है, हो गया तो क्या होगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये तुम सोचने के लिए ट्रेंड हो गए हो कि नहीं हुआ तो क्या होगा, तुम ऐसे भी तो सोच सकते हो क्या, यार हो गया तो क्या होगा, अगर सारे क्वेश्चन सही हो गए तो क्या होगा। हाँ, और पॉसिबल है कि सारे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, मोस्टली क्वेश्चंस आते रहेंगे। अब रिटर्न बचा 35 मार्क्स का, 15 में 15 उधर झेल लिया तुमने, इधर 15 में से सिर्फ 20 लाने हैं। कितने लाने हैं? सिर्फ कितने? 20। 15 मैंने गिफ्ट कर दिया आईसीआई को भी, 20 यहां ले आए प्लस 15 ये, आ गया ना एक डिसेंट स्कोर 50 में से 35।
SM FM में अपना देख ही लेना, उसमें भी आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। तो ओवरऑल जाके आपका मैं 60 प्लस आराम से देख रहा हूं इस पेपर में। जान लगा दो या जाने दो, दो ही ऑप्शन बचेगा, तीसरा कुछ नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? जान लगाने वाला सिचुएशन ज्यादा सही रहेगा। क्यों? देखो, जिसके भी जिसके भी 2 या 3 पेपर में 60 प्लस अगर गए, या किसी पेपर 50 प्लस चला गया, 2 में 60 प्लस चला गया, भैया उसको दुनिया की कोई ताकत फेल होने से कट पास होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि फेल तो अब कोई होता ही नहीं। क्योंकि अब फेल तो कोई होता ही नहीं, या तो सक्सेसफुल होगा या तो फिर क्या होगा, अनसक्सेसफुल। तो दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो बंदा सक्सेसफुल होगा या तो अनसक्सेस। तो बेसिकली आपको स्ट्रेटजी ऐसे ही बनानी है, बूंद बूंद करके ही सागर बनेगा, और सागर में सागर भर देना, और ऐसे प्रिपरेशन करना है। हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटजी बनाओ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्ट्रेटजी बनाओ। देखो आप लोग, पता नहीं क्या है, अगर मेरे से पूछो ना तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सीए क्रैक करना या एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी भी है, ये नहीं कहूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सिलेबस। बट अगर कोई थोड़ा सा बंदा स्मार्ट वर्क करने वाला हो, हार्ड वर्क के साथ सिंसियर हो, तो वो एग्जाम तो एटलीस्ट क्रैक कर पाएगा। रैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, वो अलग चीज हो गई। पास कर पाएगा, लेकिन डे 1 से वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हो, कि उसको पता है कि मुझे खटैक करना है इस सब्जेक्ट में, यहां यहां इतने मारने, मेरी ताकत है तो मैं ताकत को अपने महाताकत में कन्वर्ट कर दूंगा। और जिस सब्जेक्ट मुझे लग रहा है इसमें मुझे 50-55 के आसपास आएंगे, तो उसमें 50-55 की लाइक की तैयारी करेगा, मतलब 50% तो वो ऐसा तैयार करेगा उस सब्जेक्ट को, तो भगवान भी क्वेश्चन बनाए तो डर जाए एक बार को, तो स्वयं महादेव भी क्वेश्चन बनाए तो कहेंगे अरे बाप रे बाप क्या लिखा है, आंख मूंद कर देख रहा है, सात समय के खेल रहा है, सारे नंबर। और 50 का वो एवरेज पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, 50 परफेक्शन वाला पढ़ेगा और 50 नंबर एवरेज। तो जब दोनों का एग्रीगेट होगा तो 50 के अराउंड उसके मार्क्स होंगे, उसमें 50 के अराउंड एग्रीगेट में पहुंच जाएगा वो। और रिमेनिंग उसने 60 मार दिए 3 में, या 2 में 60 प्लस मार दिए, पास हो गया कि नहीं हो गया। और जब से ये ऑब्जेक्टिव हुआ है तब से पासिंग परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए आप लोगों का, और निकलना आसान हो जाता है रिजल्ट। बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी की जरूरत है। और होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में क्या होता है, जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उनका कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। जिनका रुकता है ना, उनकी मार्कशीट जब ध्यान से देखोगे तो देखोगे वही 40-42, 40-41, पूरा ऐसे हर सब्जेक्ट। देखो हर सब्जेक्ट में ये चीज नहीं चलेगा, 3 सब्जेक्ट में चल सकता है, लेकिन 3 में फिर 60, तब दौड़ेगा, 40-42 भी दौड़ेगा। इस बार भी मैंने कई मार्कशीट देखी जिनके एग्जैक्ट 40 नंबर आए हैं, एक की तो दिखाई थी आपको उस दिन, एग्जैक्ट 40 ही आए हैं ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट में, तो फिर भी पूरा ग्रुप निकल गया है। किसी सब्जेक्ट में 52 ले आया, किसी में 64 ले आया, किसी में 40 ले आया एग्जैक्ट, किसी में 41, 42, फिर एसएम वाले पेपर 57 मार दिया उसने, तो उसका बहुत ग्रुप निकल गया। मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एवरेज टाइप के। पढ़ने वालों को तो 400 प्लस है, उनका छोड़ो। तो ये चीजें अगर आप भी करोगे तो आप भी इन सब चीजों पे विजय घोषित हो जाएगा। सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रैटेजी मांगती है, राइट डायरेक्शन मांगता है। जब भी आपको लगे कि मैं हाँ सब कुछ कर चुका हूं, तो अपने आप से पूछो कि यार मैंने ये चैप्टर तो किया है, क्या ऐसा किया है कि इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं लिख पाऊंगा। मैं ये क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछता था, जब जैसे कई बार कॉन्फिडेंस इतना ओवर हो जाता था कि भाई तुझे तो पूरी बुक तैयार है, डर किस बात का, अंदर से आवाज आती थी। तो मैं इस वहम में नहीं रहता था
मन बोलता है ना, अरे तैयार है, ये पढ़ने की क्या जरूरत है। देखा होगा कई बार आपका मन बोलता है, जैसे बुक लेके बैठते हो तो मन क्या कहता है, ये चैप्टर पढ़ लिया ना, तो मन कहता है ये मत पढ़ो, छोड़ दो, नहीं डेंजरस है। जैसे कहे कि ये तो तेरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है, तो तुरंत कह दो 5 मिनट और देख लेता हूँ, क्या दिक्कत है। क्योंकि मन चाहता ही नहीं कि तुम स्टोरी लिख पाओ अपनी। नो रिस्क नो ग्लोरी, नो सेक्रीफाइस नो स्टोरी। तो अब आप एक एक चैप्टर मतलब तुम्हें चैंपियन बना देगा, सीए इंटर से फाइनल में पहुंचा देगा। हर एक चैप्टर की अपनी वेटेज, अपनी इंपॉर्टेंस है, किसी भी चैप्टर को आप कमतर नहीं नाप सकते किसी भी पेपर में। अगर आपने चैप्टर को रिस्पेक्ट दी तो चैप्टर तुम्हें भी भर भर के रिस्पेक्ट देगा। कि छोटा चैप्टर है, बड़ा धमाका लेकिन हो सकता है, क्वेश्चन तो आएगा ही। अब जैसे एसएम में भी 50 नंबर का पहले से बता रखा है इंस्टीट्यूट ने कि मैं हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछूंगा भैया, 10 से 12 नंबर की वेटेज, हर चैप्टर की 12 नंबर की, 10 नंबर की वेटेज रहेगी। अब 10 नंबर की वेटेज में तुमने वो चैप्टर ही छोड़ दिया, मतलब तुमने कहा अरे छोड़ो ये चैप्टर तो आएगा ही नहीं, मतलब आएगा लेकिन अपने आप को पछतावे में रख रहे हो। तुम तैयारी करके कितने के जा रहे हो, 40 नंबर के। पेपर खटैक से तुम्हारा 40 में ही चेक होगा अब, और उस 40 में भी हश्र ये हो रहा है कि 2-3 टॉपिक ऐसे आए जो तुमने पढ़े ही नहीं थे, रिवीजन ही नहीं किया। अब पहुंच गया वो 25 पे मामला कितने पहुंच गया, 25 पे। अब खूब लिखा तूफान एकदम उठा के, 20-22 नंबर, 20 नंबर कितने आए, 20। उधर भी थोड़ा आए 20-22, इधर भी 42 नंबर। अब जो सब्जेक्ट हेल्प करना चाहिए और सब्जेक्ट वो खुद ही हेल्प मांग रहा है, कोई है जो 8 नंबर दे दे। मार्कशीट भी मांगती है ना नंबर, कोई है क्या जो मुझे 8 नंबर प्रोवाइड कर दे फॉर द टाइम बीइंग सेट ऑफ के लिए। तो ये चीज आप ध्यान, सबको कह रहा हूं, आप किसी चैप्टर को इग्नोर नहीं करोगे। पहली बात, एसएम में कोई चैप्टर ये नहीं कहोगे अरे ये नहीं आएगा, अरे भैया सब चैप्टर आएंगे। पढ़ना कैसे है, टॉपिक वाइज। कैसे पढ़ना है, टॉपिक वाइज। रिवीजन मिस नहीं करना, अगर रिवीजन मिस कर दिया तो समझो मिस ही हो गए तुम। इसका एक एक चैप्टर का रिवीजन बहुत डेप्थ में, पूरा डिटेल रिवीजन उसका करके, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सब सेट करके फिर अपना करो। नाउ यू आर गुड टू गो, यू आर गोइंग टू फेस द एग्जाम। और प्रिपरेशन तुम सबकी ऐसी होनी चाहिए कि जो ये मई अटेम्प्ट आ रहा है, जिनको सितंबर देना है उनकी भी, जो मई दे रहे हैं उनके तो है ही है, जिनको सितंबर देना है उनकी प्रिपरेशन इस कदर होनी चाहिए कि अगर मई अटेम्प्ट का पेपर उनके सामने रख दिया जाए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, तो उसमें भी वो 40+ मारने की हिम्मत रखें, तब तो मानना कि तुम्हारी तैयारी है। असली तैयारी तभी माना जाएगा ना, पेपर आया, क्वेश्चन पेपर उठाया, चेक करना शुरू किया, क्या 10 मिनट पूरा पेपर पढ़ते ही सारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या छाप डाल रहे हो पूरा। आ रहा है समझो राइट ट्रैक पे हो, राइट ट्रैक पे हो। अगर नहीं आ रहा समझो डिस्ट्रैक्ट हो। तो फिर डिस्ट्रैक्ट सुनना किसी रैपर का, डीनो जोन्स का। समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, सबको ऐसे करना है, और नंबर मिल जाएंगे, आराम से नंबर मिलेंगे, और लेवल भी निकल जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है, लेवल निकल जाना चाहिए, और निकल जाएगा। मैं जैसे कह रहा हूं मेरी बात को आप सुनो बस, आप अपना दिमाग लगाओ ही मत अब इन सब चीजों पे। इस पे बस सर ने बोला करने को तो करने का, नो क्वेश्चन आस्क्ड। कलयुग में सबकी शिकायत है कि भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं मिल रहे हमको। अर्जुन, कलयुग के हर अर्जुन की एक क्वेश्चन है क्या, कि मुझे कृष्ण क्यों नहीं मिल रहे हैं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन ही नहीं मिल रहा है मुझे कलयुग में। तो क्या नहीं मिल रहे, अर्जुन नहीं मिल रहे। मैंने पूछा भगवान से, मैंने कहा क्यों ऐसा करते हो इन लोगों के साथ। तो भगवान का क्वेश्चन आ रहा है, एक साक्षात बोल रहे हैं, तीनों लोगों के अधिपति, वो बोल रहे हैं कि कोई अर्जुन बने तो सही, तब तो मैं आऊं हाथ पकड़ने। अब मैं ही आ जाऊंगा क्या, मैं तो किसी को भेज देता हूं बीच बीच में। अब वो अर्जुन ही नहीं बनना चाहता तो कहां से मैं आऊंगा, पहले अर्जुन तो बनो।
बोल देना अपने बच्चों से, पहले अर्जुन तो बने। क्या बने? जब वो अर्जुन बनेंगे तो मुझे आना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो इस तरह करो विदाउट एनी एक्सक्यूज, और कोई बहानेबाजी नहीं। नहीं पढ़ा तो एक्सेप्ट करो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी गलती है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। नहीं पढ़ा तो यस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अनकंडीशनली आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ दैट इट वॉज टोटली माई फॉल्ट। द गॉड हैज गिवन मी सो मच टैलेंट बट आई एम नॉट यूजिंग दैट। और जो मैं तैयार करके गया था वो मैं लिख पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर टैलेंट है। मेरे साथ वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पढ़ लिया लेकिन लिख नहीं पा रहा हूं पेपर में। इसका मतलब अगर मैं वो क्वेश्चन मेरा अच्छे से तैयार था, मैंने छाप दिया पेपर में, तो इसका मतलब अगर मुझे सारा तैयार होता था पूरा पेपर ही छाप देता। द की पॉइंट है, ध्यान रखना इस बात को। तो जो चीज तुम्हें आ रहा है अगर तुम वो लिख पा रहे हो तो भैया गुड टू गो, यू आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू रॉक द एग्जाम। जैसे वो आ रहा था, वो इतना पॉइंट लिख लिया तुमने, इसका मतलब सारा पढ़ा होता तो बस। तो ये करो, सारा का सारा करो। सी यू नेक्स्ट क्लास, मिलेंगे फिर आगे, फिर इसको और आगे बढ़ा के इसको पैकअप कर देंगे। और मे अटेम्प्ट के लिए पेपर उठाने का और चिथड़े उड़ा देने का एसएम के पेपर के। और आईसीआई को अगले अटेम्प्ट में क्या बोलना है, एक मेल डाल के, प्लीज प्रिपेयर सम बेटर पेपर।